सबसे बड़ा ऐलान था बजट में वो मिडिल क्लास के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, वो ये कि 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ा ऐलान था और इनकम टैक्स को लेकर के जो बातचीत हो रही थी उसमें ये क्लियर हो गया कि जो 12 लाख तक की आमदनी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये न्यू रिजीम के लिए है। लेकिन अब लोग समझना ये चाहते हैं कि नए स्लैब के हिसाब से उनकी टैक्स देनदारी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। बजट में टैक्स से जुड़े इन्हीं ऐलानों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि इसको जब से कल ये ऐलान हुआ है तब से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लोगों के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा, एक सवाल लोगों के मन में ये है कि 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स फ्री, लेकिन जिनकी आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख है, 20 लाख है, क्या उनकी पूरी आमदनी पर टैक्स लगेगी या सिर्फ 12 लाख से ऊपर की आमदनी पर? देखिए मृत्युंजय जी, एक बात तो ये समझ लीजिए कि वित्त मंत्री जी ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोनांजा दिया है। और ये जितने भी चेंजेस किए गए ये नए स्लैब में ही किए गए हैं, नए रिजीम में किए गए हैं, पुराने रिजीम में कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, जो मिनिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट है यानी 4 लाख रुपए है, वो 12 लाख रुपए नहीं है। तो एक तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मान लो मेरी कमाई 25-26 फाइनेंशियल ईयर, और दूसरी बात ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ये जो बजट के प्रपोजल होते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए नहीं है, ये अगले साल के लिए है, 25-26 के लिए। राइट। यानी जो अभी आप जुलाई 2025 में रिटर्न फाइल करेंगे वो पुराने नियम के हिसाब से करेंगे, ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। और ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो रिटर्न आप जुलाई 2026 में फाइल करेंगे उसके लिए लागू होंगे। बिल्कुल। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो 12 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्ट की है, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है, ये ध्यान रखिए, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ये 87A की छूट मिलती है, जिसको बढ़ाकर 25,000 से 60,000 रुपए इस बजट में कर दिया गया है। यानी हम्म। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए है अगले साल में, हम्म। तो आपको टैक्स बनेगा 60,000 रुपए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिक छूट मिल जाएगी। आपको उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपको छूट मिलेगी। आपका दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए मेरी इनकम 20 लाख रुपए है, हम्म। तो क्या मुझे 20 माइनस 12 8 लाख पे टैक्स देना है हाँ। या पूरे 20 लाख पे टैक्स देना है? देखिए वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, जो स्लैब है वो 4 लाख तक जीरो, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, फिर 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। हम्म। यानी आपको स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो 20 लाख पे नया टैक्स आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिनकी इनकम 20 लाख रुपए भी है, उनको पुराने पुराने हिसाब से जो टैक्स बनता था वो 2,90,000 रुपए बनता था, और सेस अलग है इसमें 4%। नए उससे बनेगा 2 लाख रुपए, यानी 20 लाख वालों को भी 90,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपको 12 पूरा इनकम से 12 लाख कम नहीं करना है, आपको स्लैब वाइज इनकम कैलकुलेट करनी है। हाँ, अच्छा। 12 लाख से कम है तो आपको पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर रिबेट कैलकुलेट करनी है उसके अच्छा, तो ऊपर। मतलब ये रिबेट है, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी या आपकी आय 12 लाख रुपए भी है तो आपको इनकम आईटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और फिर वो रिबेट मिलेगा, राइट सर? बिल्कुल, अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, आपको हाँ। पेनल्टी लग सकती है। इसलिए हाँ। पहले आप रिटर्न इनकम कैलकुलेट कीजिए। हाँ। अगर आपका टैक्स 60,000 रुपए से कम आ रहा है, हाँ। क्योंकि 87A में 60,000 रुपए की रिबेट है। हाँ। अगर 87A में 60,000 से कम टैक्स आ रहा है तो हाँ। आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन रिटर्न फाइल करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये बढ़िया आपने बताया सर। 87A में जो आपने बताया कि 60,000 की रिबेट है, तो ये 12 लाख तक वालों के लिए, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 20 लाख है तो क्या उनको भी ये 87A वाला 60,000 का रिबेट मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। केवल ये रिबेट तभी है जब आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्जैक्ट। टोटल इनकम 12 लाख रुपए या उससे कम है। ओके। अगर 12 लाख या उससे ज्यादा है हम्म। तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक कंफ्यूजन लोगों को बहुत ज्यादा है हाँ। मृत्युंजय जी। हाँ। मान लीजिए आपकी इनकम 12,10,000 रुपए है, हाँ। तो मेरा क्या होगा? हाँ। उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। हाँ। क्योंकि आपको अगर 12,10,000 रुपए है तो आपको टैक्स बन गया 61,500 रुपए। हाँ। तो लोग कहते हैं कि मेरी इनकम तो 10,000 बढ़ी 12 लाख से, और टैक्स मुझे लग गया 61,500 रुपए। हाँ। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, हाँ। ये तो मेरे लिए बड़ा धोखा हो गया। तो हाँ। सरकार ने इन लोगों को भी रिलीफ दिया है। ये हाँ। कहा है कि अगर आपकी 12 लाख रुपए से इनकम थोड़ी सी बढ़ती है हाँ। तो फिर आप उतना ही टैक्स दे दीजिए। मान लीजिए 12,10,000 रुपए आपकी इनकम है, हाँ। तो आपको 61,500 टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 10,000 अरे रुपए ये टैक्स ये देना आपने पड़ेगा। बढ़िया बताया और सर। 12 लाख
हजार पर आकर आप ब्रेक इवन कर ये जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, ये लिमिट कहाँ तक रखी गई है सर? मतलब 12,10,000 तक या 12,20,000 तक? मतलब ये अपर लिमिट कहाँ रखी गई है कि उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर 12 लाख से ऊपर है तो? मैंने बताया ना कि लोग ये कह रहे हैं कि मेरी इनकम तो 10,000 बढ़ी और हाँ, मुझे टैक्स बन गया 61,500 रुपए, तो हाँ, इसको कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये हाँ। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पिछली बार आ गया था। नहीं, नहीं, वही वही तो वही जानना अब चाह जो रहा हूँ नया सर। 12 लाख, ये तो मार्जिनल रिलीफ पुराना, की लिमिट क्या है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो हाँ, पुराना रिजीम चल रहा है 7 लाख वाला, हाँ, उसमें 7,27,000 पर आप ब्रेक इवन कर जाते हैं। यानी 7,27,000 रुपए पे 27,000 ही टैक्स बनता है और राइट। आप 27,000 ही जमा करवा दीजिए। हाँ, तो ये जो 12 लाख की लिमिट आई है, ये 12,70,000 रुपए पर ब्रेक अच्छा, इवन कर जाएगा। यानी ओके। 12,70,000 रुपए पे 70,000 टैक्स बनेगा और हाँ, आपको 70,000 ही जमा करवाना है। और अगर आपकी इनकम कम है, तो 12,50,000 मान लो आपकी इनकम है, हाँ, तो आपको टैक्स ज्यादा बनेगा, लेकिन आपको टैक्स 50,000 ही जमा करवाना है। तो 12,70,000 रुपए पर ये ब्रेक इवन कर जाता है। ओके, 12,70,000 की लिमिट तक, ये आपने बढ़िया बताया सर। अब मैं आता हूँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पे। मान लीजिए किसी की इनकम जो है, सैलरी 20 लाख रुपए है मान लीजिए, तो 20 लाख के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद है या फिर न्यू टैक्स रिजीम? इसमें मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जोड़ता हूँ कि अगर मान लीजिए 20 लाख की सैलरी है और कोई होम लोन नहीं है, तो क्या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, अब जो मैडम ने नया रिजीम का 12 लाख का बेनिफिट दे दिया, अब किसी को भी पुराने रिजीम में कोई फायदा नहीं बचा, क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने रिजीम में 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% है। उसके बाद सीधा 20% का स्लैब आ जाता है और 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब आ जाता है। अब होता क्या है कि आपको अगर 12 लाख के 7 लाख पे डिडक्शन क्लेम करनी है, तब आप जाकर उस पर ब्रेक इवन करेंगे, क्योंकि वहाँ 5 लाख पे टैक्स जीरो है, यहाँ 12 लाख पे टैक्स जीरो है। तो 7 लाख रुपए की छूट क्लेम करना बहुत मुश्किल काम है। भाई आप एटीसी सीसीडी में 2 लाख क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख का हाउसिंग लोन कर सकते हैं, 75,000 का मेडिक्लेम कर सकते हैं। हम्म, आपने एजुकेशन लोन ले रखा है मान लीजिए, तो उसका भी 1 लाख रुपए मान लेते हैं हम। हम्म, आपको सीनियर सिटीजन का 50,000 मिल सकता है, हम्म, तब भी 7 लाख की छूट क्लेम करना बहुत मुश्किल काम है। तो अच्छा, अब मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 25-26 से हाँ, 99% लोग जो है वो नए रिजीम में आ जाएंगे। अभी हाँ, आंकड़ा 72% का है। हाँ, अगले साल सब लोग नए रिजीम में आ जाएंगे। अच्छा, अब पुराने रिजीम में केवल किताबी बात रह जाएगी, ओके। केवल किताबों में रह नहीं, नहीं, जाएगा, ये बाकी किसी को फायदा नहीं ये होगा। बहुत क्लियर कट आप बता रहे हैं सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 20 लाख है, उसके पास होम लोन भी है, 2 लाख का टैक्स बेनिफिट होम लोन पे ले रहा है, एचआरए क्लेम कर रहा है, पेरेंट्स का इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, तब भी आप कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है इन तमाम बताया क्लेम के बावजूद? मैंने बताया ना कि आपको 7 लाख रुपए की डिडक्शंस क्लेम करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप 7 लाख रुपए की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, 7 लाख से ज़्यादा की, तभी आपको ब्रेक इवन आएगा ना। तो अच्छा, इतनी डिडक्शंस बनती नहीं है। हाँ, अब ओके, आप मान लीजिए किसी का हाउस रेंट बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, फिर आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने राइट, इसीलिए कहा कि 99% लोगों को अब नए रिजीम में ही फ़ायदा होगा। ओके, हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केसेज़ हो, जहाँ पे बहुत हाउसिंग लोन है ठीक बात है। या बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उसकी लिमिट भी 2 लाख रुपए है, लेकिन एचआरए की लिमिट ज़्यादा हो मतलब सकती है। सीधा-सीधा सर, या कुछ लोगों को जो मोटे तौर पे कंस्टिट्यूएंसी इसका अलाउंस कैलकुलेशन मिलता है। ये है, मोटे तौर पे अगर मैं ये कहना चाहूँ अपने ऑडियंस को कि अगर आप 7 लाख से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं ओल्ड रिजीम में, तो आपके लिए न्यू रिजीम ही फायदेमंद है। अगर आप 10 न्यू लाख का रिजीम क्लेम कर पा रहे हैं, आपका रेंट बहुत ज़्यादा है, तब तो आप एक इंडिविजुअल केस में हो सकता है कि आपके लिए ओल्ड रिजीम फायदेमंद हो, राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि चूंकि ये 12 लाख वाली बात बहुत घूम रही है, तो मान लीजिए किसी की सैलरी 10 लाख है और 2 लाख या 3 लाख में मान के चलता हूँ कि 3 लाख या 4 लाख किसी का कैपिटल गेन टैक्स आता है, उनको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा इस न्यू टैक्स रिजीम में? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, और इसको लेके मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने इशारा तो कर दिया था अपने बजट स्पीच में हम्म, कि स्पेशल इनकम और कैपिटल गेन टैक्स इससे अलग हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जिस आदमी के पास केवल केवल कैपिटल गेन है, मान लीजिए 12 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, तो उसको केवल 4 लाख की छूट मिलेगी। बाकी 8 लाख रुपए पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 12.5% का टैक्स वो लग जाएगा उसके साथ। तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। अच्छा, तो ये इसमें एक लैकुना रह गया है। ये पिछली बार भी था। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेके अभी पीछे हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 87 ए की रिबेट मिलती है। हम्म, अब चूंकि फाइन प्रिंट्स में उस बात को घुमा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि कैपिटल गेन और स्पेशल इनकम किसकी जिनके पास है, आपको लॉटरी से इनकम है, आपको क्रॉस वर्ड से इनकम है, आपको कहीं से इनाम मिला है, तो उसको लेके ठीक ये है, 12 लाख की लिमिट लागू नहीं होगी। और हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो विशेष रूप से आपको राइट नुकसान सर, होगा, हाँ, क्योंकि आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देना होता है। ओके। एक आखिरी सवाल सर, आपने बहुत बढ़िया समझाया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं
ये 12 लाख वाले कैलकुलेशन में कि मान लीजिए मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है और 20 लाख में से तमाम क्लेम करने का जो रियम्बर्समेंट का पार्ट है सर, जो रियम्बर्समेंट कहीं पे अलग अलग तरीके का अलग अलग कंपनी में रियम्बर्समेंट का पार्ट होता है, क्या वो रियम्बर्समेंट का पार्ट इनकम टैक्स के गाइडलाइन में सीटीसी का पार्ट है या उसको माइनस करके वो काउंट करते हैं? देखिए मृत्युंजय जी, ये बड़ा साफ नियम है। अगर आपको कोई फिक्स अलाउंस मिलता है, हम्म। आपका एम्प्लॉयर फिक्स अलाउंस देता है, आपको सिटी अलाउंस देता है या कन्वेंस अलाउंस देता है, तो फिर वो आपका सीटीसी का पार्ट माना जाता है। अगर आप कंपनी के काम से गए, आपको कोई खर्चा मिला, आप मान लीजिए ट्रैवल करने गए, आपको उसका रिइंबर्समेंट हो गया, तो वो रिइंबर्समेंट है, वो सीटीसी का पार्ट नहीं बनता। यानी आपको अगर एक्चुअल खर्चा ही रिइंबर्स हो रहा है, तो फिर आपको वो सीटीसी का पार्ट नहीं बनता है। अगर आपको फिक्स अलाउंस मिलता है, तो लोग ये बड़ी गलती करते हैं। पहले कभी कन्वेंस अलाउंस में छूट मिला करती थी, वो कन्वेंस अलाउंस में छूट जब स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी, तो मैडम ने वापस ले लिया था। और इसलिए अब आपको अगर अलाउंस है तो टैक्सेबल है, रीइंबर्समेंट है तो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बहुत डिटेल में समझाया। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट के फाइन प्रिंट्स पर डिटेल में बात करने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो टैक्स में ऐलान हुए हैं टैक्स छूट के, उसके मतलब क्या है और कहाँ पर कितना इम्पैक्ट होगा। ये डिटेल में आपने समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।